हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे और आपके इस अपने YouTube चैनल फन ऑफ साइंस विद कौशिक पे। मैं कौशिक शिवम आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं इस सीरीज में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने कक्षा 9वीं के लिए सीरीज शुरू किया हूं। इस सीरीज का आज दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे सेल का डिस्कवरी हुआ, कैसे रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल को ऑब्जर्व किया और दुनिया को बताया कि सेल क्या होता है। उसके बाद किस प्रकार एंटोनी वान लेवेनहुक आए और उन्होंने लिविंग सेल पे अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि सेल जिंदा भी होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे न्यूक्लियस का इन्वेंशन कैसे, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कैसे हुआ और कौन किया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है, उसका इन्वेंशन डिस्कवरी कौन किया। देन आफ्टर हम लोग सेल थ्योरी की तरफ मूव करेंगे। सेल थ्योरी जो कि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक आसान कॉन्सेप्ट के साथ और एक हंसाते हुए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को सेल थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो के बाद ना ही आप लोग सेल थ्योरी में फंसने वाले हैं और ना ही आप सेल के डिस्कवरी में कहीं फंसने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सुंदर सा वीडियो। तो देखिए, मैंने लिखा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसको प्रोटोप्लाज्म भी जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। अब देखिए क्या है, इन द ईयर 1831 1831 की बात है, सन 1831 की बात है। एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, अब तो रॉबर्ट हुक चाचा तो सेल का डिस्कवरी कर चुके थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप में क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर है। कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर है। इन्होंने सोचा भाई ये हो क्या सकता है, वाकई में ये सोचने योग्य बात है। अरे ये हुआ तो मतलब ये हो क्या सकता है। तो इन्होंने उसका नाम दिया न्यूक्लियस। इन्होंने एक टर्म दिया न्यूक्लियस, और मैंने शुरू की सीरीज में ही बता दिया है चूंकि आप कक्षा 9वीं के छात्र हैं। तो देखिए, आप लोग के लिए मैं एक बात बताता हूं कि आप लोग साइंस का जो टर्म है उसे याद करते चलिए। साइंस जो है ग्रीक और लैटिन के टर्म में विश्वास रखता है। उसके जितने भी वर्ड होते हैं ग्रीक और लैटिन में होते हैं। ये क्लियर है? तो आप लोग ये सब वर्ड याद करते चलिए और साथ साथ मैं बोलते रहता हूं कि हाँ मतलब इस वर्ड का ये ग्रीक और लैटिन है, इसका मतलब साइंस के टर्म में या हमारे इंग्लिश के टर्म में इसका मीनिंग ये होता है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके उसको रोक के उस चीज को नोट कीजिए अपने फेयर में और नोट करिए, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके मैं पूरे चीज को आपको क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि हाँ साइंटिफिक टर्म कोई बोलेगा तो आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि ये फलाना आदमी इस ऑर्गन के बारे में या इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पे। तो 1831 की बात है। सर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर होते हैं। उन्होंने जब इस सॉलिड स्ट्रक्चर को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर आखिर हो क्या सकता है, ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है ये आखिर हो क्या सकता है। तो उन्होंने इसका नाम दिया न्यूक्लियस। और उस सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स थे। उन्होंने अच्छे बारीकी से ऑब्जर्व किया तो उस सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ कंपोनेंट थे। तो उन्होंने न्यूक्लियस, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक। केंद्र मतलब होता है सेंटर, और जो केंद्र में प्रेजेंट होता है उसको केंद्रक कहते हैं। यानी जो सेल के सेंटर में हो उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, तो मेरे भाई इस न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर में आपका क्या बोलते हैं जिसको प्रोटोप्लाज्म होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, जो सेल का इंफॉर्मेशन कैरी करता है वेरी टू वेरी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं मेरी समानता मेरे पिताजी से है या मेरी समानता मेरी माताजी से है। मैं अपने माता पिता के समान दिखता हूं। कोई मुझे मिला जो बोला कि आप अपने पिताजी जैसे दिखते हैं, आप अपने माताजी जैसे दिखते हैं। ये निर्धारण कौन करता है? कभी आपने सोचा है कि ये निर्धारण कौन करता है? ये निर्धारण करने का काम न्यूक्लियस का ही है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड।
और यही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे अब देखिए कि मेरे ऑफलाइन के क्लास में भी मैंने एग्जांपल बहुत बखूबी से दिया था कि कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं, जब बच्चा जब जन्म लेता है तो कभी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं बच्चा तो एकदम नाना जी पे गया है, बच्चा तो एकदम दादाजी पे गया है। कभी सोचा है कि ये दादाजी और नाना जी का सवाल कैसे, बच्चा तो माता जी का है, पिताजी का है, तो दादाजी नाना जी का सवाल कहां से आ गया? तो देखिए जीन जो है पहले आपके नानी से ट्रांसफर हुआ आपके माताजी में, आपके नानी से ट्रांसफर हुआ आपके माताजी में, और आपके माताजी से ट्रांसफर हुआ आप में। तो उस जीन की कुछ समानताएं आप में दिखेंगी, तो आप हो जाइएगा क्या, आप बोलने लगिएगा कि हाँ, लोग बोलने लगेंगे कि आप अपने नाना जी जैसे दिख रहे हैं, आपने दादाजी जैसे, तो दादाजी से गया पापा जी में, पापा जी से गया आप में। ये समानता होती है। ये हम लोग कंप्लीट इसका स्टडी करेंगे जेनेटिक्स में, जो कि एक पार्टिकुलर चैप्टर है, मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे जीन एक जीन से दूसरे जीन को ट्रांसफर किया जाता है। और आज के जमाना में आज साइंस इतना डेवलप कर गया है कि अगर हमें बच्चा गोरा चाहिए तो सिर्फ बच्चा गोरा ही होगा, अगर हमें काला चाहिए तो सिर्फ काला ही होगा, अगर हमें लड़की चाहिए तो सिर्फ लड़की ही होगी, और हमें लड़का चाहिए तो लड़का ही होगा। आज के जमाना में साइंस इतना डेवलप कर गया है कि आज कोई बांझपन नहीं रह सकता, बांझ नहीं रह सकता कोई, बांझ मतलब जिसकी कोई संतान नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आजकल बहुत सारी टेक्निकें आ गई हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। ये सब सेल का ही कमाल है और सेल के न्यूक्लियस का ही कमाल है। तो इन्होंने देखा कि सेल के न्यूक्लियस, सेल में कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सेल का सारा इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, सेल के सेंटर में होते हैं, उन्होंने इसका नाम दिया न्यूक्लियस। अब आते हैं अपने साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म पे। तो 1839 की बात है, 1839 की बात है, एक डच साइंटिस्ट जिनका नाम था जैन एवेंगेलिस्ट पुरकिंजे, J.E. पुरकिंजे, जिनका नाम था J.E. पुरकिंजे। J.E. पुरकिंजे ने कुछ ऐसे पदार्थ पाए, इन्होंने देखा कि कुछ पानी जैसा है सेल के अंदर में, और जिसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स तैर रहे हैं। वो ग्रेन्यूल्स कौन थे? तो ग्रेन्यूल्स बाद में खोजा गया, जिन्हें कैमियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने खोजा, और जिसे गोल्जी बॉडी बोला गया, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। कैमियो गोल्जी ने खोजा था तो गोल्जी बॉडी उसको बोला गया, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोसोम का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद सेंट्रोसोम का हुआ, लाइसोसोम का हुआ, उस राइबोसोम का हुआ, सेंट्रियोल्स का हुआ, बहुत सारे इन्वेंशन हुए बाद में। तो 1839 में पुरकिंजे साहब ने देखा कि एक तरल पदार्थ है, उन्होंने इसका नाम दिया साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड, साइटो मतलब होता है सेल। फिर से मैं दोबारा कह रहा हूं, जितने भी मैं साइंटिफिक टर्म बोलूं, जितने भी साइंटिफिक वर्ड मैं बोलूं, कृपया करके आप उसे अपने नोट्स में मेंशन कर लें, नोट्स में लिख लें, ताकि वो बाद में आपको कोई दिक्कत ना दे, बाद में आप ही को यूज में आएगा। तो इन्होंने देखा साइटोप्लाज्म और प्रोटो। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो ये देखिए प्रोटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के अंदर में होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में भी लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों सेल के अंदर ही होते हैं। या तो आप उसको साइटोप्लाज्म बोलो या उसको प्रोटोप्लाज्म बोलो। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में होता है, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होंगे उनको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और इसे 1839 में J.E. पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक ने खोजा था। अब चलिए यहां तक तो हमने बात किया कि सेल का न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर किया गया और सेल का जो साइटोप्लाज्म है कैसे डिस्कवर किया गया। अब आते हैं हम अपने इस चैप्टर के सबसे मेन और अहम टॉपिक, जिसे एनसीईआरटी ने एक कॉलम बना के, एक ब्रैकेट, एक बॉक्स बना के और उसी में इधर उधर करके समझा के छोड़ दिया 3-4 लाइन में। लेकिन मैं आपको इसको इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको इसके बाद इस चीज में आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि सेल थ्योरी क्या होता है। अब देखिए, इसको एक कहानी की तरह हम लोग समझते हैं। इस कहानी में मजा भी है, फन भी है, और इस कहानी में इमोशन भी है। कहानी क्या है तो देखिए, कल्पना कीजिए कि आज आप 2022 में जी रहे हैं, आपके पास सारे साधन हैं। आज साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि हम कुछ भी कर सकते हैं साइंस के हेल्प से। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, साइंस कितना भी डेवलप कर जाए लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। ये मेरा वर्ड नहीं है,
दिस इज नॉट माई वर्ड, ये वर्ड है इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का। विज्ञान कितना भी विकसित कर जाए लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। ईश्वर है और ईश्वर नाम की एक सत्ता है जो इस धरती को, इस पूरे कायनात को चला रही है। ईश्वर है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं है। आजकल के बच्चे को मैं देखता हूं, थोड़े से साइंस क्या पढ़ लिए, गॉड को चैलेंज कर देते, भगवान को चैलेंज कर देते हैं। कभी सोचा है तुमने, कभी सोचा है कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले ये सब कुछ भी नहीं थे। ये कुछ भी नहीं था मेरे भाई, ये कुछ भी नहीं था। 1000 साल पहले तक कुछ भी नहीं था। हम एक अंधविश्वास पे जी रहे थे। हाँ, मैं मानता हूं, इस चीज को मैं मानूंगा। साइंस आया, साइंस ने अपने क्षेत्र में विकास करके बहुत चीज बताया हमें, बहुत हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको खत्म किया, मैं मान सकता हूं। लेकिन साइंस कभी भगवान को खत्म नहीं कर पाएगा और ना ही कभी कर पाएगा। मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं, कभी खत्म नहीं कर सकता। नो नो। सर आइजैक न्यूटन ने कहा है, सर आइजैक न्यूटन से एक बार किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप लोग के नॉलेज के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में यही है तो मुझे ऐसे ही पढ़ाना होगा, इसीलिए कृपया करके अच्छे से इस वीडियो को देखें और अच्छे से सुनें। सर आइजैक न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसे शायद ही कोई आदमी, साइंस पढ़ने वाला आदमी नहीं जानता हो, शायद ही कोई नहीं जानता हो उन्हें। साइंस के जगत के एक सबसे महान वैज्ञानिक रहे हैं। ना जाने उन्होंने कैलकुलस और ग्रेविटी और न्यूटन लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अलावा और न जाने कितने थ्योरियां उन्होंने दी है और कितने चीज उन्होंने प्रूव किए हैं और कितनी बातें हमें बताई हैं। न्यूटन ने कहा, केपलर के नियम के अनुसार से न्यूटन ने ग्रह का नियम सेट किया था कि ये ग्रह इतनी दूरी पे है, ये इतने समय पे, इतने रेडियन पे, इतने थी पे घूम रही है, कैलकुलेशन किया था। लेकिन हमारा वेद इतना एडवांस था कि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो वहां पे राम जी का जन्म जो हुआ है उसमें मेंशन किया गया है कि शनि इतने इतने स्थान पे थे, बुध यहां थे, मंगल यहां थे, गुरु यहां थे, चैत्र मास था, नौवीं तिथि थी, इतना इतना बज के इतना मिनट पर इतना ग्रह संवत के अनुसार से राम जी का जन्म हुआ। आप ये परिकल्पना करिए कि जो साइंस आज खोजा है वो कई सौ साल पहले हमारे वेदों ने लिख दिया है, तो हम कैसे इस चीज को इनकार करें। और न्यूटन से जब किसी एक इंटरव्यूअर ने, एक पत्रकार महोदय ने ये प्रश्न किया कि क्या ईश्वर है, तो न्यूटन ने कहा कि अगर मैं हूं तो मुझे बनाने वाला कोई ना कोई है, मैं ऐसे नहीं आया, मुझे बनाने वाला कोई तो है जो मुझे बनाया है, और उसी को उन्होंने भगवान उसी को हम लोग भगवान बोलते हैं, उसी को हम लोग गॉड बोलते हैं, या उसको अलग अलग फॉर्म में जितने बार हम अपनी आस्था के अनुसार जो भी बोल दें। तो हम इस बात से ना कर नहीं सकते हैं कि अगर हम हैं तो हमें बनाने वाला भी कोई होगा, और वो बनाने वाला कोई और नहीं, ईश्वर ही है। तो इनके सामने क्या चैलेंज था? 1838 और 1839 की बात है। आप लोगों को मैं पहले वीडियो में बताया था कि उस समय अरस्तु का बोलबाला था, अरिस्टोटल का। तो अरस्तु तो खैर अरस्तु मर चुके थे अराउंड 1639 एडी से पहले ही अरस्तु मर चुके थे, लेकिन अरस्तु के कंसेप्ट और अरस्तु की थ्योरियां आज भी जिंदा थी। क्लासिफिकेशन में अरस्तु ने जब जीवों का वर्गीकरण किया था तो अरस्तु ने कहा पाप और पुण्य के आधार पर भगवान जन्म देते हैं और जीव दो ही होते हैं, या तो उनके अंदर लाल रक्त होंगे यानी रेड ब्लड होंगे, या तो नहीं होंगे। रेड ब्लड होंगे वो पुण्य आत्मा है, और नहीं होंगे तो पापी हैं। अरस्तु का ये बेसिस था। इनके सामने चैलेंज था कि उनके थ्योरी को पूरी तरह से डिस्कार्ड करना था, पूरी तरह से चेंज करना था। इन्होंने कहा ये थे कौन? तो 1838 में एक जर्मन
बोटनिस्ट मतलब प्लांट पे स्टडी करने वाला, प्लांट पे पढ़ने वाला, जिसका नाम था एम सील्डेन, जिसको मैंने लिखा है एम सील्डेन, मैंने लिखा है, इनका पूरा नाम था मैथियस सील्डेन। मेरे लिए इस दोनों बनने के लिए इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है कि इसने दुनिया को वो दिया जो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, मैथियस सील्डेन। और जस्ट एक साल बाद 1839 में टीस्वान, थियोडर स्वान, ये जो थे ये जर्मन बोटनिस्ट थे और ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जंतुओं पे अध्ययन करने वाला। इन्होंने क्या कहा, बोटनिस्ट सील्डेन साहब ने क्या कहा कि जो प्लांट जो है ना उस सेल से ही बने हैं, चाहे वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो वो सेल का ही है। चाहे हम उसको जितना भी सूक्ष्म लेवल पर जाके पढ़ें, जितना ही छोटा लेवल पर अध्ययन करें, लेकिन अंततः हमें रिजल्ट यही मिल रहा है कि ये जो है वो किससे बना है, सेल से ही बना है। अब स्वान साहब थे, स्वान साहब ने कहा कि सेम ऑब्जर्वेशन मैंने किया है, मैंने जंतुओं के, जीवों के सूक्ष्मतम इकाइयों पे जाके मैंने देखा है और मैंने क्या पाया, जीव जो है सेल से ही बने हैं। अब देखिए, अगर एक बात मैं कहता हूं, जीवन में अगर आप कुछ बड़ा करोगे, जीवन में अगर आप कुछ बड़ा करने जाओगे, तब तक ये दुनिया तुम्हें परेशान करेगी। और ये दुनिया का नियम है, ये आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। इसीलिए जीवन में अगर कोई परेशानी आए तो कभी निराश नहीं होना, सिर्फ अपने लगन और मेहनत के दम पे लगे रहना, ईश्वर आपको सफल जरूर करेगा। सेम कठिनाई इनके सामने भी आई। लोगों ने इनके ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि जब आप बोल रहे हैं कि जो प्लांट जो है उसके सूक्ष्मतम यूनिट पर मैंने देखा तो वो सेल ही है, जंतुओं के पे हमने देखा तो उसका सूक्ष्मतम यूनिट सेल है, तो आप बताइए कि ये सेल आते कहां से हैं? क्योंकि इस धरती पर निर्धारित है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना तय है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, तो सेल को भी मरना है। सेल भी तो जन्म ले रहा है, सेल को भी मरना है। तो जब सेल मर रहा है तो फिर सेल जिंदा कैसे हो रहा है? इस थ्योरी को समझाओ मुझे। तो मेरे साथियों, ये दोनों वैज्ञानिक इस जगह पे असफल रहे। इस जगह पर ये असफल रहे, ये नहीं बता पाए कि जो सेल हैं वो कहां से आते हैं। ये वैज्ञानिक असफल रहे, किंतु इनकी एक इस असफलता के कारण मैं इनके थ्योरी को हम लोग डिस्कार्ड नहीं कर सकते। मैं पढ़ा रहा था तो मेरे एक माननीय एक जो मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि सर ये तो नॉर्मल बात है, ये तो कोई बता सकता है कि प्लांट जो है सेल से बने हैं, एनिमल जो है सेल से बने हैं, इन्होंने कौन ऐसी बड़ी बातें कर दी? नहीं मेरे भाई, नहीं, ये सरासर गलत है। जिस टाइम में लोगों को ये नहीं पता था कि हमें जीवन कैसे जीना है, जिस टाइम में लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे जीवन का आधार क्या है, उस टाइम पर इन्होंने बताया है कि हम सेल से बने हैं। ये कोई बड़ी बात, ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे भाई, ये अपने लेवल पे बहुत बड़ी बातें हैं। इसीलिए मैं इन्हें सदी का महान वैज्ञानिक मानता हूं। हालांकि ये बात जॉन डाल्टन ने भी बोली है। तो जॉन डाल्टन ने केमिकल के ऊपर बोला है कि परमाणु सूक्ष्मतम यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, जितने भी कंपोनेंट, जितने भी केमिकल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनका सबसे सूक्ष्मतम बिंदु जो है एटम्स है, यानी परमाणु है। परमाणु, कर्नाड ने जिसे परमाणु कहा है, परम जोड़ अणु, परम मतलब बहुत और अणु मतलब छोटा कण, बहुत छोटा कण, जिसको परमाणु बोला है उसने। हालांकि ये बात उन्होंने भी बताया। उन्होंने कहां बताया? नॉन लिविंग पे बताया। इन्होंने कहां बताया? तो लिविंग पे बताया, हम लोग के बारे में बताया।
एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रोडोल्फ विर्चो। विर्चो जो थे वो भी फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने इन्हीं दोनों के स्लीडन साहब और स्वान साहब, यही दोनों के थ्योरी पे स्टडी किया और स्टडी करके देखा तो उन्होंने पाया कि जो सेल जो है ना, जो सेल है इन्होंने एक टर्म दिया ओमनिस सेलुला इस सेलुलाई। रोडोल्फ विर्चो ने स्टडी किया और एक टर्म दिया ओमनिस सेलुला इस सेलुलाई। ऑल द सेल्स आर अराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑफ इट्स ओन सेल। यानी एक सेल है वो मरने से पहले डिवाइड होता है और डिवाइड होके एक अपने समान ही दूसरा सेल बनाता है। तो सेल कहां से आया? प्री एग्जिस्टिंग ऑफ इट्स सेल, यानी अपने ही पिछले सेल से आया है। उसके अंदर वही जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर वही न्यूक्लियस है, उसके अंदर वही प्रोटोप्लाज्म है, वहीं से आया है। ये थ्योरी जो है ना भाई, कंप्लीट सेल थ्योरी, इसी थ्योरी को हम लोग कंप्लीट सेल थ्योरी बोलते हैं। इसी थ्योरी आसान नहीं होता। जिस जमाने में लोग अंधविश्वास पे जी रहे हैं उस जमाने में आसान नहीं होता कि आप अपने आप को प्रूव कर पाए, वो भी साइंस के बेसिस पे। पता है स्लीडर साहब पे लोग जूता मारने को दौड़ते थे, स्लीडर साहब पे फर्क नहीं पड़ा उनके ऊपर, क्योंकि जब अगर आप में दुनिया बदलने की जुनून है ना, तो ये दुनिया आपको क्या कर रही है इससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा सेल थ्योरी था। पूरी सेल थ्योरी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एनसीईआरटी में 3-4 लाइनें ही हैं, लेकिन ये बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से और डिटेल एक्सप्लेन किया। फिर भी कोई टर्म अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके कमेंट में अपना राय व्यक्त करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब मैं दे पाऊं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ तक शेयर जरूर करें, ताकि ये ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो ज्ञान बांटे। अगर मैं बांट रहा हूं तो आप लोगों को बांटने में क्या दिक्कत है। और हाँ, मैंने आपसे वादा किया है कि इस सीरीज की अब मेरी वीडियो लगातार आने वाली है, क्योंकि कुछ समय मैं भी इंगेज था बीच में, इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी। तो अब वीडियो जो है लगातार आएंगी, इसीलिए आप इससे निश्चिंत रहें। मैं अब लगातार वीडियो लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सेल का जो जितना भी पार्ट है उसको एक्सप्लेन करूं। और हाँ, करत करत प्रयास ते जड़मती होत सुयान रसरी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। परिश्रम करना नहीं छोड़ना है मेरे दोस्त, लगातार परिश्रम करना है, हार नहीं माननी। अगर आप हार नहीं मानेंगे ना, भगवान ने जो है इस हाथों के लकीरों से पहले हाथ पे ही हाथ की लकीरें बनाई हैं, यानी जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देगा। मेहनत करो। इसीलिए धन्यवाद। जय हिंद।